मैं डॉक्टर तृप्ति पांडे। मैं आज समाजशास्त्र की इस क्लास में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय परिस्थिति एवं भूमिका के संदर्भ में चर्चा करने वाली हूँ। बच्चों, जैसे कि आपको ज्ञात है कि हमने पिछले वीडियो में बहुत सारी अवधारणाओं की चर्चा की और उनके विषय में जानने का प्रयास किया। इसी तरह से परिस्थिति और भूमिका, या जिसे हम स्टेटस एंड रोल कहते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। जैसे कि आप जानते हैं कि समाज में हर व्यक्ति का अपना एक स्थान होता है। उसे कोई ना कोई पद अवश्य प्राप्त होता है। कोई ऊंचे पदों पर आसीन होता है तो कोई निम्न पद पर। एक व्यक्ति एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो सकता है और बहुत एक्सपर्ट हो सकता है, परंतु दूसरे क्षेत्र में उसका जो कार्यभार है वह कम हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कि संयुक्त परिवार में जो परिवार का मुखिया है वह काफ़ी शक्तिशाली और सम्माननीय व्यक्ति माना जाता है, जबकि वही व्यक्ति यदि किसी ऑफिस में कोई छोटे पद पर है, चपरासी है या क्लर्क है, तो उसकी स्थिति अन्य लोगों की तुलना में काफ़ी निम्न होती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का समाज में अपना विशिष्ट पद और दर्जा होता है, जिसे समाजशास्त्रीय भाषा में हम परिस्थिति कहते हैं। परिस्थिति के संबंध में हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि समाजशास्त्री क्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि परिस्थिति का समाजशास्त्र में क्या अर्थ लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलियट एवं मेरिल के अनुसार। इलियट एवं मेरिल का कहना ये है कि किसी व्यक्ति की स्थिति से तात्पर्य उस पद से है जो कि वह अपने समूह में लिंग, आयु, परिवार, विवाह, वर्ग, व्यवसाय एवं उपलब्धियों के आधार पर प्राप्त करता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो उसे पद प्राप्त होता है वह अपने या तो लिंग के आधार पे, जेंडर के आधार पे, जैसे स्त्री या पुरुष, आयु के आधार पे आप देखेंगे कि वरिष्ठ व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक, युवा या बालक। परिवार में आप देखेंगे कि कोई मुखिया होता है, कोई पति होता है, कोई पत्नी, कोई बच्चे, कोई भाई, कोई बहन, और सबका अपना अपना कार्य होता है। उन्हें अलग अलग पद प्राप्त होते हैं। इसी तरह से विवाह नामक संस्था में आप देखेंगे कि पति, पत्नी, सास, ससुर, देवर, इस तरह के पद हमें प्राप्त होते हैं। और वर्ग में आप देखेंगे जो आजकल वर्तमान आधुनिक पूंजीवादी युग की खास तौर से हम इसमें चर्चा करना चाहेंगे कि वर्ग के अंतर्गत उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, कई वर्ग आपको दिखाई देंगे। व्यवसायियों में भी आपको दिखाई देंगे। और उपलब्धियों के आधार पर जो हमारे अचीवमेंट हैं, ये अचीवमेंट हर व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपकी परिस्थिति दूसरे उन विद्यार्थियों से अलग है जो गांव में रह रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, और आप हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। तो आपकी परिस्थिति उच्च हो सकती है या निम्न हो सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत से लोगों की अपनी अचीवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कोई बहुत अच्छा गाना गाता है, जैसे आप देखेंगे कि लता मंगेशकर, उनकी अपनी उपलब्धि है ये, और किसी के पास ये उपलब्धि नहीं है, तो उनका पद समाज में बहुत विशिष्ट दर्जा प्राप्त रखता है और उन्हें बहुत विशिष्ट दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा कोई व्यक्ति यदि फ्रंट में या सीमा पर शहीद हो जाता है, उसके लिए विशिष्ट पुरस्कारों की व्यवस्था है, और उन्हें जो पुरस्कार मिलता है वो माने उसकी हम कोई वो नहीं कर सकते कि हम उसकी कोई कीमत नहीं बता सकते कि वो कितनी बड़ी, कितना ऊंचा दर्जा उन्हें प्राप्त होता है समाज में। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन आधारों पर परिस्थिति का निर्धारण होता है। आगे देखते हैं लिंटन क्या कहते हैं।
लिंटन ने कहा है कि किसी विशेष व्यवस्था में किसी व्यक्ति को किसी समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है वही उसकी स्थिति कहलाती है। अर्थात एक समय में एक व्यक्ति को जो स्थिति प्राप्त है वही उसकी स्थिति कहलाती है, पद कहलाता है, उसका स्टेटस कहलाता है। जैसे एक व्यक्ति यदि डॉक्टर है तो उसका पद या उसकी स्थिति समाज में उच्च होती है। एक व्यक्ति कोई शिक्षक है तो उसकी स्थिति उच्च होती है और इस प्रकार से वह समाज में अपना एक स्थान बनाने में कामयाब हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने कहा है कि परिस्थिति या स्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह समूह में व्यक्ति के स्थान या पद का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात हमारी पहचान हमारे पद से होती है और इस प्रकार से परिस्थिति एक अत्यंत महत्वपूर्ण इस परिभाषा के रूप में, अवधारणा के रूप में हम उसे देख सकते हैं और कह सकते हैं कि परिस्थिति व्यक्ति की समाज में पद की सूचकता का बोध कराती है। यह पद व्यक्ति को समाज द्वारा ही स्वतः प्रदान किया जा सकता है या व्यक्ति अपने गुणों एवं योग्यता के आधार पर प्राप्त कर सकता है। आइए देखते हैं कि परिस्थिति के कितने प्रकार होते हैं। तो परिस्थिति के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। पहला है प्रदत्त परिस्थिति, जिसे हम एस्क्राइब्ड स्टेटस कहते हैं, और प्रदत्त परिस्थिति से तात्पर्य उस परिस्थिति से होता है जो कि व्यक्ति को समाज द्वारा या समूह के द्वारा प्रदान की जाती है। अर्थात प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को समाज का सदस्य होने के नाते परंपरागत मान्यताओं के आधार पर प्रदान की जाती है। तब ऐसी परिस्थिति को हम प्रदत्त स्थिति कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति को घर में यदि मुखिया का पद प्राप्त होता है तो वह परिस्थिति उन्हें परिवार की मान्यता के अनुसार प्राप्त हुई है और वह प्रदत्त परिस्थिति कहलाएगी। प्रदत्त परिस्थिति के अनेक आधार हैं जिन आधारों पर हमें समाज में बिना कुछ किए समाज के द्वारा हमें वो स्थिति मिल जाती है और हमें उससे संबंधित भूमिका का निर्वहन भी करना पड़ता है। जैसे सर्वप्रथम आप देखेंगे कि जाति के भेद के आधार पर समाज में व्यक्तियों को अनेक स्थितियां प्राप्त होती हैं। जैसे समाज में, खास तौर से भारतीय समाज में, जाति भेद स्थिति का प्रमुख निर्धारक कारक माना जाता है। जैसे 4 प्रकार की जातियां हैं हमारे यहाँ: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें सर्वाधिक उच्च परिस्थिति ब्राह्मणों को प्राप्त है और इस प्रकार से सिर्फ जाति के आधार पर उन्हें समाज में उच्च स्थिति प्राप्त है और उन्हें आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और इस तरह हम देखते हैं कि जाति भेद प्रदत्त स्थिति निर्धारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा भेद है लिंग भेद, या जिसे हम सेक्स डिफरेंसेस कहते हैं। लिंग भेद भी आदिकाल से एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में स्वीकार किया गया है। जैसे कि समाज में 2 प्रकार के लिंग एक्सेप्टेड हैं, हालांकि आजकल 3rd जेंडर भी एक लिंग के रूप में स्वीकार किया गया है। उसी आधार पे हम कह सकते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की स्थिति खास तौर पर थोड़ी सी निम्न मानी जाती है और पुरुषों की स्थिति थोड़ी उच्च मानी जाती है, क्योंकि पुरुषों को परिवार के बाहर के कार्य करने जो कि कठोर होते हैं, आर्थिक उत्पादन, जीविकोपार्जन और सुरक्षा जैसे कार्यों को करने के कारण उन्हें उच्च स्थिति प्राप्त है। आगे हम देखते हैं कि आयु के आधार पर भी प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी श्रेणी में रखा गया है। जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवा, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था।
इन सभी अवस्थाओं में पर्याप्त अंतर होने के कारण व्यक्ति की स्थिति में भी अंतर देखा जा सकता है। आप देखते हैं कि समाज में जितना आदर वृद्धावस्था वाले व्यक्ति को प्राप्त होता है, उतना आदर युवा या अन्य अवस्था के व्यक्ति को नहीं मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे अवस्था वाले व्यक्तियों को सम्मान नहीं प्राप्त है, उन्हें भी उतना ही सम्मान प्राप्त है। लेकिन जो वृद्धावस्था वाले जो लोग हैं, उन्हें स्वतः लोग अपने से सम्मान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आयु भेद के आधार पर ये जो संबंध है, ये व्यक्ति को अपनी स्थिति प्रदान करता है या प्राप्त होता है। आगे देखेंगे कि संपत्ति के आधार पर भी व्यक्ति को अपनी स्थिति प्राप्त होती है। खास तौर से भारतीय समाज में देखा जा सकता है कि जिन व्यक्तियों के पास बहुत प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है, वे अनेक पदों को प्राप्त कर लेते हैं और प्रमुख पदों की शोभा बढ़ाते हैं। और यही कारण है कि उन्हें सम्मान मिलता है। खास तौर से पूंजीपति युग में ऐसे सम्मान सहज ही उन्हीं लोगों को प्राप्त हैं जो आर्थिक दृष्टि से सक्षम होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि नातेदारी का भी परिस्थिति निर्धारण में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक नवजात शिशु जन्म लेते ही कई नातेदारी रिश्तों में बन जाता है। वह किसी का पोता, किसी का बेटा, किसी का चाचा, किसी का भांजा, मामा इत्यादि बन जाता है। इस प्रकार की जो स्थिति प्राप्त होती है, वह नातेदारी से ही प्राप्त होती है। नातेदारों की सामाजिक स्थिति अगर बहुत ऊंची है तो स्वतः उस बच्चे को भी वो उस परिस्थिति के लाभ स्वतः प्राप्त होते जाते हैं और इस प्रकार से नातेदारी संबंध प्रदत्त परिस्थिति के प्रमुख आधार होते हैं। आगे हम देखते हैं कि दूसरे स्थिति का जो दूसरा प्रकार है, जिसे हम अचीव्ड स्टेटस कहते हैं। और अचीव्ड स्टेटस से तात्पर्य है कि जो स्थिति हम अपने गुणों के कारण, अपनी उपलब्धियों के कारण प्राप्त करते हैं, उसे हम अर्जित परिस्थिति कहते हैं। इसके कई प्रकार हैं, कई आधार हैं जिनके माध्यम से हम अचीव करते हैं समाज में उच्च या निम्न स्थिति। तो पहला वह आधार है शिक्षा। आजकल आप देख रहे हैं कि शिक्षा के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त हो सकता है, चाहे वह किसी छोटी जाति से हो, स्त्री वर्ग हो, किसी भी अस्पृश्य जाति का हो या अन्य किसी भी वर्ग से हो जिन्हें निम्न स्थिति प्राप्त होगी। यदि वह उच्च शिक्षा प्राप्त है तो समाज में वह उच्च पदों को प्राप्त कर सकता है और वह अपने स्थान को, अपनी स्थिति को ऊंचा कर सकता है। जैसे कि हम अनेक उदाहरण आज देख सकते हैं कि यदि महिला हैं तो डॉक्टर हैं, कलेक्टर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं और उनकी स्थिति, चाहे वह किसी भी धर्म या किसी भी जाति को बिलोंग करती हैं, लेकिन उनकी स्थिति उच्च है और यह उनके शिक्षा के कारण ही उन्हें मिली हुई है। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण कारण है, दूसरा कारण है, वह है संपत्ति। जैसे कि आपको मालूम ही है कि संपत्ति समाज में बहुत बड़ा एक कारण है अपनी स्थिति को उच्च करने का। कार्ल मार्क्स ने भी आर्थिक आधार पर संपत्ति के द्वारा स्थिति निर्धारण को एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में स्वीकार किया है। अन्य एक बहुत बड़ा कारण है, वह है व्यवसाय। तो अर्जित स्थिति का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार व्यवसाय है। वर्तमान युग प्रतियोगिता का युग है और जो व्यवसायी, जो व्यापारी अपने गुणों और बुद्धि के कारण अपने व्यवसाय को फैलाता है और उसे उच्च स्तर तक ले जाता है, उनका समाज में अपना विशिष्ट सम्मान होता है। जैसे हम अंबानी ग्रुप को देख सकते हैं, टाटा को देख सकते हैं, बिरला, डालमिया को हम इस उदाहरण में रख सकते हैं, जिन्होंने दुनिया में एक नई ऊंचाइयों को छुआ है और एक नए कीर्तिमान को बनाया है और व्यवसाय वर्ग में अपना एक अलग स्थान बना लिया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि उपलब्धि भी
सामाजिक परिस्थिति को उच्च करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि खेलकूद में या क्रिकेट में सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव इत्यादि के नाम कभी भुलाए नहीं जा सकते। इन्हें जो स्थान प्राप्त है वो दूसरे लोगों को नहीं मिल रहा है। जैसे इसी प्रकार से आप साहित्यकारों में देखेंगे कि प्रेमचंद को कथा या कहानियों में जो स्थान प्राप्त है, साहित्य के क्षेत्र में जो स्थान प्राप्त है, वह किसी दूसरे साहित्यकार को नहीं है। और उनकी ये उपलब्धि अपनी विशिष्ट है और इसी कारण से उनकी जो स्थिति है वह भी विशिष्ट और सम्माननीय है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक सत्ता या शक्ति भी अर्जित परिस्थिति का एक महत्वपूर्ण आधार माना गया है। जो सत्ता में रहने वाले लोग हैं उनकी परिस्थिति विरोधी पक्षों से अधिक ऊंची मानी जाती है और वे समाज में काफ़ी पावरफुल होते हैं। जैसे कि मंत्री, मुख्यमंत्री, सचिव वगैरह, विधायक इत्यादि, इनकी स्थिति काफ़ी उच्च होती है और ये अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं या इन अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति को देखने के आधार पर, अध्ययन करने के आधार पर, चर्चा करने के आधार पर हम देखते हैं कि इनमें कुछ अंतर भी पाए जाते हैं। जैसे कि अर्जित परिस्थिति में जन्म का कोई महत्व नहीं है, लेकिन प्रदत्त परिस्थिति जन्म लेते ही व्यक्ति को प्रदान कर दी जाती है। उसके लिए उसमें किसी खास प्रकार की विशेषता का होना ज़रूरी नहीं है। इसी के अतिरिक्त जो प्रदत्त परिस्थिति है वह स्थायी होती है। एक बार जो प्रदत्त परिस्थिति मिल जाती है वह हमेशा बनी रहती है। जैसे ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति ताउम्र ब्राह्मण ही रहता है, लेकिन एक व्यक्ति अगर किसी बड़े पद पे पहुंच गया परंतु वह जीवन भर उस पद पर नहीं रहेगा। जो प्रदत्त परिस्थिति प्राप्त होती है वह जीवन भर नहीं रहती। जैसे कि उदाहरण के लिए कि यदि कोई व्यक्ति शैक्षणिक क्षेत्र में टीचर है, प्रोफेसर है या किसी बड़े पद पर कलेक्टर है, परंतु एक निश्चित समय तक ही वह पद उसके पास होगा। इसके अलावा जब वह रिटायर हो जाएगा तो वह पद उसके पास नहीं होगा। इसके अलावा अर्जित परिस्थिति में हम देखते हैं किसी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, लेकिन प्रदत्त अर्जित परिस्थिति में प्रतिस्पर्धा होती है और प्रदत्त परिस्थिति में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। अर्जित परिस्थिति को बनाए रखने के लिए हमें उसके अकॉर्डिंग मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन प्रदत्त परिस्थिति को बनाए रखने के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। और इस प्रकार से अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति में पर्याप्त अंतर देखे जा सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द परिस्थिति के साथ अटैच है, जुड़ा हुआ है, वह है भूमिका। तो भूमिका क्या है, आइए इस पे चर्चा करते हैं। हर व्यक्ति को जो पद प्राप्त होता है, जो स्थिति प्राप्त होती है, वह परिस्थिति कहलाती है। परंतु इस परिस्थिति को बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कार्य होते हैं और उन कार्यों के करने की अपेक्षा समाज हमसे करता है। वही भूमिका या कार्य भूमिका के रूप में जाने जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर हो जाता है या शिक्षक के पद पर उसकी नियुक्ति हो जाती है, तो इसका अर्थ है कि डॉक्टर का काम, परिस्थिति उसे डॉक्टर की मिल गई तो उसे एक भूमिका निभानी पड़ेगी कि वह पेशेंट को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और उन्हें दर्द से मुक्ति दिलाएंगे। यही उनका रोल है। इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को शिक्षक के पद पर नियुक्ति मिलती है तो उसका कार्य होता है बच्चों को पढ़ाना, अध्ययन करना और अध्यापन करना। और इस प्रकार से हमें जो पद प्राप्त होता है उसके अनुसार हमें एक भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है। और इस प्रकार से परिस्थिति एवं भूमिका आपस में अटैच हैं और जुड़े हुए हैं। इन्हें एक दूसरे से अलग करके हम नहीं देख सकते। तो आइए देखते हैं कि भूमिका की परिभाषा विभिन्न समाजशास्त्रियों ने किस प्रकार से दी है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि किंग्सले डेविस के अनुसार
भूमिका को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो उन्होंने कहा है कि भूमिका किसी व्यक्ति द्वारा उसके पद की आवश्यकता अनुसार किया जाने वाला कार्य है। अर्थात जो पद हमें प्राप्त होता है किसी व्यक्ति को, उस पद के अनुसार वह जो कार्य करता है वही उसकी भूमिका कहलाती है या कहलाता है। हम कह सकते हैं जैसे शिक्षक अध्यापन कार्य को करते हैं तो वो अध्यापक हैं, इसलिए उनको जो पद मिला है उसके अनुसार अध्यापन कार्य वे करते हैं। इसी प्रकार से इलियट एवं मेरिल ने कहा है कि कार्य वह भूमिका है जिसे प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। स्पष्ट है, जैसे कि डेविस ने कहा है कि जो भूमि पद है उसी के अनुसार जो कार्य हम करते हैं वही हमारी भूमिका या रोल कहलाता है। आगे देखेंगे कि भूमिका की विशेषताएं क्या हैं। तो ऊपर जो दोनों परिभाषाओं को हमने आगे देखा, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि भूमिका का निर्धारण परिस्थिति के आधार पर होता है। परिभाषाओं में आपने देखा कि डेविस ने भी यही कहा है कि भूमिका का निर्धारण किसी व्यक्ति को जो पद दिया जाता है उसके आधार पर वह करता है या करना पड़ता है। आगे अगली विशेषता है कि भूमिका का निर्धारण यदि हम करते हैं तभी समाज में व्यवस्था बनी रहती है। जो समाज में जो श्रम विभाजन है, जो कार्य व्यवस्थित रूप से हो रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर पेशेंट देख रहे हैं, किसान खेतों में अनाज उगा रहे हैं, प्यून यदि कोई है और स्कूल में है तो वो घंटी बजा रहे हैं, और सभी लोग अपना अपना काम अपने अपने पद के अनुरूप यदि कर रहे हैं तो सब कुछ सिस्टमैटिक बना रहता है और समाज में व्यवस्था दिखाई देती है। अगली विशेषता है कि भूमिका निर्वहन पर ही व्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। यदि किसी को हम डॉक्टर का पद दे दें और वह डॉक्टर के पद के योग्य ना हो या उसमें डॉक्टर की जो विशेषताएं होनी चाहिए वह नहीं होंगी, तो वह एक डॉक्टर का पद निर्वहन करने के या धारण करने के योग्य नहीं कहलाएगा। और हम उसी आधार पर, उसकी भूमिका के आधार पर यदि कोई व्यक्ति अपने पद के अनुसार भूमिका का निर्वहन अच्छे से करता है तो उसे समाज में वैसा ही सम्मान भी मिलता है कि वह बहुत अच्छा डॉक्टर है, वे बहुत अच्छे शिक्षक हैं, वे बहुत अच्छे मंत्री हैं, वे बहुत अच्छे किसी भी पद को धारक गायक हैं, गायिका हैं। इस तरह से हम उनकी योग्यता का मूल्यांकन करते हैं। भूमिका एक क्रियात्मक पक्ष है जो परिस्थिति से जुड़ा रहता है। भूमिका को हम परिस्थिति से अलग करके नहीं देख सकते। परिस्थिति के साथ भूमिका जुड़ी रहती है। यदि भूमिका नहीं है तो परिस्थिति का कोई मतलब नहीं होता है। प्रत्येक परिस्थिति एवं भूमिका का निश्चित कार्य होता है। ये जो विशेषता है उसमें ये कहा जाता है कि हर पद का एक कार्य निश्चित होता है और उसके अकॉर्डिंग आपकी भूमिका भी निश्चित होती है, और प्रत्येक सदस्य से यह आशा की जाती है कि वह अपनी भूमिका का ईमानदारी से निर्वहन करे, पालन करे। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति को शिक्षक का पद दिया गया है तो समाज यह अपेक्षा करता है कि वह शिक्षक अपने पद के अनुसार अध्यापन कार्य ईमानदारी से करे, और इस प्रकार से उस निश्चित कार्य को करना हमारे लिए आवश्यक होता है। इसी प्रकार से भूमिका के साथ सांस्कृतिक आधार पर एक मूल्य जुड़ा रहता है जिसे हम प्रतिष्ठा कहते हैं। जैसे जैसे आप भूमिका करते हैं और यदि आप अपनी भूमिका में बहुत अच्छा कार्य करते हैं, अपनी भूमिका का निर्वहन ईमानदारी से करते हैं, तो समाज में उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। भूमिका बहुआयामी होती है, अर्थात एक समय में एक व्यक्ति अलग अलग भूमिकाएं और कार्य को कर सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति स्कूल में या कॉलेज में शिक्षक की भूमिका निभाता है, परंतु घर पर वह पिता, भाई, पति, चाचा या बेटे की भूमिका को भी निभाता है, और वह कोशिश करता है कि इन भूमिकाओं का निर्वहन वह भली भांति कर सके। इसी आधार पर हम ये देखते हैं कि भूमिका के और परिस्थिति के
कुछ प्रतिमान देखे जाते हैं और इनके बीच में हम ये देखते हैं कि तीन जो अवधारणाएं भूमिका से संबंधित और परिस्थिति से संबंधित हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें रॉबर्ट मर्टन ने इस प्रकार से जिक्र किया है। जैसे उन्होंने कहा है कि हर एक जगह हर एक व्यक्ति के साथ एक रोल सेट होता है, या उसे उन्होंने भूमिका प्रतिमान कहा है। जैसे कि कोई भी भूमिका, उनका कहना ये है कि कोई भी भूमिका एक पक्षी नहीं होती, वह दूसरों के संदर्भ में ही होती है। जैसे एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित विभिन्न पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार की भूमिका का निर्वहन करता है, और उसकी संपूर्णता को ही भूमिका प्रतिमान कहते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर होने के नाते अन्य डॉक्टरों से, नर्सों से, मरीजों से, चिकित्सा अधिकारियों से या और भी दूसरे लोगों से जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, अलग अलग प्रकार की भूमिका का निर्वहन करता है। यही भूमिका प्रतिमान है। दूसरा उन्होंने कहा है परिस्थिति प्रतिमान या स्टेटस सेट। इसका तात्पर्य है कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत सारी परिस्थितियों को धारण करता है और उनके अनुरूप वह अलग अलग भूमिकाएं भी निभाता है। विभिन्न परिस्थितियों की इस संपूर्णता को ही परिस्थिति प्रतिमान कहा जाता है। जैसे एक व्यक्ति पिता हो सकता है, भाई हो सकता है, पति हो सकता है, वकील हो सकता है, ग्राहक, भूस्वामी, कलेक्टर हो सकता है, या डॉक्टर हो सकता है, या और भी बहुत सारे पदों को एक साथ वो धारण कर सकता है और अपनी सभी परिस्थिति का निर्धारण वह करता है। इसके अलावा परिस्थिति श्रृंखला पाई जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति एक ही समय में कई परिस्थितियां ही धारण नहीं करता, बल्कि अलग अलग समयों में भी अलग अलग परिस्थिति धारण करता है। जैसे कि उदाहरण के लिए कि एक व्यक्ति आज यदि स्टूडेंट है, छात्र है, जैसे कि आप हैं, तो कल वह आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप कोई मंत्री बन सकते हैं, आप किसी और भी पदों, कलेक्टर बन सकते हैं, आईएएस, आईपीएस, कुछ भी बन सकते हैं। और इस प्रकार से यह श्रृंखला चलते रहती है। जीवन पर्यंत हम नई नई भूमिकाओं को या उनके सीक्वेंस को ग्रहण करते रहते हैं, जैसे जैसे परिस्थितियां हमारे सामने आती जाती हैं। और इस प्रकार से परिस्थिति एवं भूमिका के जो प्रतिमान हैं वो इस प्रकार से रॉबर्ट मर्टन ने हमारे सामने रखे हैं। आगे हम देखेंगे कि परिस्थिति एवं भूमिका का महत्व क्या है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि यदि कोई भी समाज हो, है ना, यदि वहाँ उसकी व्यवस्था तभी चल सकती है, वहाँ व्यवस्था तभी बनी रह सकती है जब वहाँ के लोग अपने अपने पद के अनुरूप भूमिका का निर्वहन करते हैं। सामाजिक संगठन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए परिस्थिति और भूमिका का सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्व है। ये जो परिस्थिति और भूमिका है, यह व्यक्तिगत रूप से तो हमें लाभान्वित करती ही है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम देखेंगे कि परिस्थिति एवं भूमिका का क्या महत्व है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि परिस्थिति एवं भूमिका हमारी मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति का माध्यम है। जैसे कि आपको ज्ञात हो रहा है कि अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार भूमिका का निर्वहन करने से न केवल सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है, बल्कि परिस्थिति के अनुरूप भूमिका निर्वहन करने के कारण समाज में श्रम विभाजन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप समाज के सदस्यों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। और इस प्रकार से परिस्थिति एवं भूमिका आवश्यकता पूर्ति का माध्यम होता है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि हम मान लीजिए कि कोई व्यक्ति शिक्षक है या डॉक्टर है, तो वह अपना काम, मान लीजिए कि शिक्षक है और वह अध्यापन कार्य कर रहा है, परंतु उसकी जो बाकी दूसरी आवश्यकताएं हैं, जैसे उसे भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, या मनोरंजन चाहिए, या और भी कुछ, उसके बच्चे को मेडिकल कॉलेज में पढ़ाना है, तो ये सारे कार्य वह स्वयं नहीं कर रहा है, समाज के दूसरे लोग उसके इस कार्य में मदद कर रहे हैं और उसकी तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति आराम से हो रही है।
तो अगला जो महत्व है वह है उत्तरदायित्व की भावना। जैसे ही हमें कोई पद प्राप्त होता है, हमारे अंदर एक उत्तरदायित्व, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की भावना या फीलिंग जन्म लेती है और हम अपने कार्य को पूर्ण ईमानदारी से करना चाहते हैं। इसके साथ साथ हम अवेयर हो जाते हैं कि हमें यदि एक शिक्षक का पद मिला है, एक डॉक्टर का पद मिला है, तो मेरे क्या कार्य हैं, इस संबंध में हर व्यक्ति अवेयर होता है और कोशिश करता है कि वह अपनी भूमिका का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से करें। अगला जो महत्व है वह है श्रेष्ठ मार्गदर्शक। परिस्थिति एवं भूमिका प्रत्येक व्यक्ति को गाइड करती है। वह यह बताती है कि समाज में आपको जो पद प्राप्त हैं उसके अनुसार आपको कार्य करना है, भूमिका का निर्वहन करना है। जैसे कि कोई व्यक्ति जैसे ही पिता बनता है, विवाह के बाद पति पहले बनता है फिर पिता बनता है, तो उसे पता हो जाता है कि अब मुझे इस बच्चे का पालन पोषण करना है। तो परिस्थिति और भूमिका हमें गाइड करती है कि अब हमें क्या करना है और कैसे करना है और कितने अच्छे से करना है। अगला जो इसका महत्व है वह है कि सामाजिक नियंत्रण संभव होता है। परिस्थिति एवं भूमिका के कारण ही समाज में नियंत्रण स्थापित होता है, क्योंकि परिस्थिति और भूमिका से अनेक नियम, मूल्य, प्रतिमान, कानून और परंपरा हर समाज में विद्यमान हैं और उनके अनुसार ही आचरण करने और व्यवहार करने की आशा समाज हमसे करता है और हर व्यक्ति उन्हीं के अनुसार आचरण करता है और इसी आधार पर समाज में उन्हें पुरस्कार मिलता है, प्रशंसा मिलती है और न करने पर दंड भी मिलता है और इस प्रकार से समाज में व्यक्तियों के व्यवहार पर नियंत्रण बना रहता है। अगली जो बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है वह है कि समाजीकरण में यह बहुत सहायक होती है। परिस्थिति एवं भूमिका का एक बहुत महत्व समाजीकरण की प्रक्रिया में सहयोगी होना भी है। बच्चे परिवार के सदस्यों, माता पिता, भाई बहन आदि के संपर्क में रहकर पारस्परिक व्यवहार करने को बचपन से ही देखते रहते हैं और बड़े होने पर स्वयं भी वैसा अनुकरण करने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार की पारिवारिक परिस्थिति प्राप्त होने पर किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन करना है। यह तमाम बातें बच्चे अपने परिवार से ही सीख जाते हैं, माता पिता से। तो पद और भूमिका के माध्यम से ही वे इन चीज़ों को एडॉप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है कि व्यक्तित्व विकास में सहायक। किसी भी समाज में जो सदस्यों को भूमिका प्राप्त होती है उसी के अनुसार जो मूल्य और प्रतिमान हैं वह व्यक्ति अपने उनको एडॉप्ट करने लगता है और उन्हें समाज में ऊंची स्थिति प्राप्त होती है और फिर उसके बाद वह उस स्थिति को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मेहनत करता है। जैसे कि उसे मालूम होता है कि यदि मैं शिक्षक हूँ, यदि मैं डॉक्टर हूँ, यदि मैं मंत्री हूँ, मैं विधायक हूँ या किसी बड़े पद पर हूँ, तो मुझे ऐसा कोई आचरण नहीं करना है जो कि समाज में एक गलत मैसेज लेकर जाए और इस प्रकार से सुदृढ़ व्यक्तित्व का विकास होता है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है कि परिस्थिति और भूमिका सामाजिक प्रगति में सहायक हैं। यदि समाज या राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को ईमानदारी से करें तो समाज में सुव्यवस्था कायम रहती है और यदि सभी व्यक्ति अपने अपने कार्यों को करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो देश है वह प्रगति करेगा, विकास करेगा, विकास के नए आयामों को छुएगा और देश में किसी तरह की कोई समस्या नहीं रह जाएगी। और हम ये देखते हैं कि परिस्थिति और भूमिका सामाजिक और प्रगति ही नहीं, पूरे राष्ट्र और पूरे विश्व की प्रगति में मददगार होती है और व्यक्तिगत रूप से तो यह मददगार है ही, समाज और विश्व के विकास में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इन बातों से स्पष्ट होता है कि परिस्थिति और भूमिका समाज शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है और लोगों के जीवन में इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कोई भी समाज विकास कर सकता है यदि वहाँ लोग
या व्यक्ति अपने परिस्थिति और भूमिका के अनुसार अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे। तो आशा है कि आपको परिस्थिति एवं भूमिका समझ में आ गई होगी और आप इसे एनालाइज करें, समझें, बार बार इस वीडियो को देखें, लेक्चर को सुनें, एनालिसिस करें, तो आपकी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते जाएगी। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लेक्चर, तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये अन्य छात्रों के लिए लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।